नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान अम्फान की वजह से भीषण तबाही मची और यहां पिछले 283 साल में आया ये सबसे भयानक तूफान था। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्फान प्रभावित इलाके के दौरे पर हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंच चुके हैं और इस समय वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गवर्नर जगदीप धनखड़ के साथ में हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह तक पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान के कारण करीब 80 लोगों की जान चली गई है और राज्य को करीब 1 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का भी अंदाजा लगाया जा रहा है। कोरोना वायरस के इस संकट के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे 83 दिनों के बाद पहली बार राजधानी दिल्ली से बाहर किसी राज्य के दौरे पर निकले हैं। गौरतलब है कि देश में कोरोना संक्रमण के फैलने की रफ्तार पर रोक लगाने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन 25 मार्च को लागू किया गया था और इस समय लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने उसके बाद कई कार्यक्रमों में शिरकत तो की, लेकिन वो राजधानी दिल्ली से बाहर नहीं निकले। लॉकडाउन के कुछ दिन पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से बाहर का कोई भी दौरा नहीं किया था और ऐसे में उनका यह दौरा पूरे 83 दिन बाद हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे के बाद में रुख करेंगे ओडिशा की ओर। वहां पर भी वो अम्फान तूफान के कारण हुई जो बर्बादी है उसका हवाई सर्वेक्षण करेंगे और क्या कुछ सहायता दोनों राज्यों को देनी है उसके ऊपर एक बैठक भी होनी है। आपको बता दें कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर हैं। अपने इस दौरे की शुरुआत उन्होंने पश्चिम बंगाल से की, जहां एयरपोर्ट पर ममता बनर्जी भी आई थी और अभी दोनों एक ही हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। साथ में गवर्नर जगदीप धनखड़ भी उनके साथ है। तो इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जुड़े हैं। चंद्रसेन जी, जिस प्रकार से लगभग 83 दिनों के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली से बाहर निकले और ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अम्फान तूफान के कारण पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भयंकर तबाही मची है और पश्चिम बंगाल दौरे के लिए खुद ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करी थी कि आप खुद आइए और यहाँ का हवाई सर्वेक्षण करके इस तबाही का जायजा लीजिए और राज्य को क्या कुछ अब इससे निपटने के लिए आर्थिक मदद देनी है या कुछ और भी जो सहायता करनी है उसको लेकर अब थोड़ी ही देर बाद वहां पर बैठक भी होनी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे चंद्रसेन जी? पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान में लगभग 80 लोगों को मौत हो गई है और भयानक मंजर देखने को मिला है जी। इसलिए सीएम ममता बनर्जी ने पीएम से बंगाल आने की अपील की थी, जिसके बाद पीएम ने पूरी मदद का भरोसा दिलाया था और अपना वादा पूरा करने के लिए आज वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के दौरे पे हैं और एयरपोर्ट पे ममता बनर्जी के साथ वहां के गवर्नर ने भी उनका स्वागत किया है और कई कैबिनेट मिनिस्टर के साथ में वो रवाना हुए। हवाई सर्वेक्षण चल रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि ये ऐसा तूफान 283 साल के बाद आया है, सबसे भयानक तूफान है और नरेंद्र मोदी ने वे वादा किया था ममता बनर्जी से और अपना वादा पूरा करने के लिए वो पहुंचे हैं वहां पर और एक ही हेलीकॉप्टर से इन्होंने हवाई सर्वेक्षण के लिए रवाना हो गए हैं। उनके साथ में गवर्नर जगदीप धनखड़ और कई केंद्रीय मंत्री भी उनके टूर में उनके साथ में हैं जी। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद यहाँ पर ये बैठक होगी कई वहाँ के आला अधिकारियों के साथ, उसमें कलकत्ता के भी अधिकारी होंगे और आपदा प्रबंधन के भी लोग होंगे और किस तरीके से इस नुकसान की भरपाई की जाए और किस तरीके से सामान्य जीवन दोबारा पश्चिम बंगाल में शुरू की जाए, इस पर बात होगी जी। बिल्कुल चंद्रसेन जी, और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि एक तो पूरा विश्व कोरोना संकट से जूझ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि भारत में स्वास्थ्य मंत्री और सरकार के कारण किसी हद तक हम इस पर ये मान सकते हैं और देशों के मुकाबले में थोड़ी सी हम रोक लगा पाए और शायद इसीलिए हम 11वें स्थान पर हैं कोरोना संक्रमण से मुकाबले के चलते। ऐसे में एक के बाद एक मुसीबतें भारत पर भी आई और कई अन्य राज्यों में भी आई हैं। इस समय मई का महीना चल रहा है, सभी जगह लगभग अब लू चलनी भी शुरू हो गई और ऐसे में अम्फान तूफान का आना और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भयंकर तबाही मचाना। क्या लगता है आपको कि अगर हम आम जनता की बात करें तो आम जनता तो पहले से ही त्रस्त है, अब इस तूफान के कारण और ज्यादा त्रस्त हो गई? चंद्रसेन जी, प्रधानमंत्री ने निकलने से पहले एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने चक्रवाती तूफान अम्फान के कारण पश्चिम बंगाल में नुकसान के दृश्य को देखा है। यह एक चुनौतीपूर्ण समय है, पूरा देश पश्चिम बंगाल के साथ एकजुट होकर खड़ा है।
राज्य के लोगों के कल्याण के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं और स्थिति सामान्य करने के लिए प्रयास जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि शीर्ष अधिकारी स्थिति पर बहुत करीब से नजर रखे हुए हैं और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ समन्वय के साथ हम काम कर रहे हैं। प्रभावित लोगों की मदद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, और दूसरा क्या लगता है आपको कि किस प्रकार के आर्थिक पैकेज की यहाँ पर घोषणा हो सकती है, क्योंकि कई राज्य कोरोना से निपटने के लिए भी आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे थे, कईयों को दे भी दिया गया है। अब ऐसे में एक और आर्थिक पैकेज देने की बात आ रही है और केंद्र सरकार तो जूझ ही रही है आर्थिक संकट से, राज्य सरकारें भी जूझ रही है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि कितना और किस प्रकार से यहाँ पर सहायता दी जा सकती है? उमंग जी, जो अधिकारियों की बैठक हो रही है और प्रधानमंत्री ने खुद उनका सर्वेक्षण किया है और तो इससे ये लगता है कि इस बैठक के बाद कुछ इस तरह की पैकेज की घोषणा हो सकती है, क्योंकि पहले से ही कोरोना महामारी का संकट पश्चिम बंगाल पर गुजर रहा था और सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त था। उसके बाद इस तरह का जो तूफान आया है, ये बहुत कहर लेके आया है कि एक और संकट में लोगों को डाल दिया है। लोगों के पास पहले से समस्याएं थी और इस बार देखा जाए तो इस तूफान ने और समस्याएं खड़ी कर दी है। जीवन यापन कैसे होगा, कैसे रोजगार आगे बढ़ेंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपना दौरा बनाया है और काफी लंबे समय के बाद वो किसी राज्य के दौरे पर हैं और अपनी पूरी टीम के साथ में, और जाने से पहले ही उन्होंने आश्वस्त किया था कि पूरी तरीके से मदद की जाएगी। केंद्र सरकार यथासंभव जो भी होगी वो मदद करेगी। उमंग जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, इस खबर पे आप आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर आपको हम बता दें कि पहले हम आपको इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की थोड़ी जानकारी दे देते हैं। जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं हम उनको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गवर्नर जगदीप धनखड़ के साथ में इस समय पश्चिम बंगाल के अम्फान प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कोरोना के कारण आए आर्थिक संकट को दूर करने की कोशिश की जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट कटौती का ऐलान किया और अब रेपो रेट को 4.40% से घटाकर 4% कर दिया गया है। हालांकि रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में यह कहा कि एमपीसी ने रेपो रेट में 0.4% की कटौती का ऐलान किया और अब रेपो रेट को 4% कर दिया गया है। इसका असर आपकी ईएमआई पर हो सकता है, आपकी ईएमआई कम भी हो सकती है। वहीं इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से लगभग 6 बड़े प्रदेशों में औद्योगिक उत्पादन ठप हुआ है। बिजली और पेट्रोलियम की खपत में भी कमी दर्ज की गई है। मार्च में सीमेंट उत्पादन 19% तक लुढ़क गया और देश में निवेश को लेकर काफी कमी देखी गई। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा नुकसान हुआ है और अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। महंगाई दर के काबू में रहने की उम्मीद है। मॉनसून के सामान्य रहने का भी उन्होंने एक अनुमान जताया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ईएमआई भुगतान पर भी 3 महीने की अतिरिक्त मोहलत दी गई है। जो पहले दी गई मोहलत को अगर जोड़ें तो अब लगभग 6 महीने तक की मोहलत दी जा चुकी है। तो इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, जिस प्रकार से एक बार फिर रेपो रेट में 0.4% की कटौती की गई है और ईएमआई में एक बार फिर 3 महीने की छूट दी गई है, तो पहले की और अभी की छूट मिलाकर ये लगभग 6 महीने की छूट हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि कोरोना महामारी के चलते और लॉकडाउन होने की वजह से 6 बड़े राज्य जो कि रेड जोन में थे, उस वजह से आर्थिक जो उत्पादन हुआ है वो, या फिर हम कह सकते हैं कि आर्थिक उन्नति जो होती थी उसमें बेहद ज्यादा गिरावट देखी जा रही है। तो इस ऐलान का माफ कीजिएगा, आरबीआई के गवर्नर का इस ऐलान का कितना क्या कुछ फर्क पड़ सकता है? कोरोना संकट के बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कई ऐलान किए हैं जी। उसमें सबसे बड़ा फायदा जो होगा मिडिल क्लास के लोगों ने, जिन्होंने अपने मकान लिए हैं और वो ईएमआई के संकट का दौर है। कारण ये है कि उनकी तनख्वाहें, किसी की तनख्वाहें नहीं आ रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो रोजगार के साधन बंद हो गए, उनके लिए सबसे पहले था कि अपना आशियाना, अपनी छत बचाने का। तो रिजर्व बैंक की ओर से बहुत बड़ी राहत का ये ऐलान किया गया कि ईएमआई
के लिए आपको इतनी छूट मिली है। और जैसा कि सुबह से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि इसमें कई बड़े ऐलान होंगे, तो रेपो रेट जो रेट है इनका रेपो रेट वो 0.40 से घटाकर 4% कर दिया गया है और रेपो रेट में 3.75% को घटाकर 3.35% कर दिया गया था। पर एक ऐसे समय में ऐलान किया गया है जिस समय आम जनता को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि महंगाई के अंदर अभी 4% से नीचे जाने की और संभावना है और ये संकट का दौर है और निश्चित रूप से हम इन संकटों से उभरेंगे। उमंग जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली ये है कि भले ही आरबीआई ने या वित्त मंत्रालय ने 3 महीने और अब और 3 महीने बढ़ाकर ईएमआई में तो छूट दे दी है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ईएमआई में छूट के अलावा ब्याज जो दरें हैं, जो ब्याज जो बैंक वसूलता है ईएमआई के ऊपर, उस ब्याज में कोई छूट नहीं दी गई है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने 3 महीने तक ईएमआई नहीं दी है लेकिन ब्याज तो वो बराबर दे रहा है, और अगर हम ध्यान से इस चीज पे अगर गौर करें तो ब्याज हमेशा ईएमआई से ज्यादा ही होता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ईएमआई में छूट देने की बजाय अगर ब्याज दरों में छूट दी जाती तो ज्यादा राहत मिल सकती थी? जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई हम लोन लेते हैं होम लोन तो सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट कटता है, प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा बाद में कटता है। ये उम्मीद की जा रही थी कि ईएमआई में जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो आम जनता को उसके राहत का कुछ ऐलान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो ईएमआई की छूट मिली जमा करने की वो बहुत बड़े राहत की बात है। और इसके अलावा पेट्रोलियम बिजली के उत्पादन की खपत में कमी में दर्ज की गई है। मार्च में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 17% की कमी दर्ज की गई थी और मैन्युफैक्चरिंग में 21% की गिरावट आई थी। और ये सब अगर चीजें देखी जाए तो कुल मिलाकर के एक ऐसे समय में ऐसे राहत पैकेज का ऐलान है, एक ऐसी छूट दी गई है जो आम जनता को प्रभावित करेगी और काफी ज्यादा इससे जो आम जनता है जो अपने घरों को लेकर ईएमआई पे थी, लोगों की किस्तें थी, तमाम तरह के लोन लोग लेकर के बैठे हुए हैं, उनको इस बात की राहत मिलेगी। उमंग बिल्कुल चंद्रसेन जी, लेकिन मैं वापस मेरे पुराने प्रश्न पर ही आऊंगा कि ईएमआई में तो राहत मिल गई है लेकिन ब्याज दरों में कोई राहत नहीं मिली और इस समय कोरोना लॉकडाउन के चलते कई उद्योग धंधे ठप पड़े हैं, कई लोग उस वजह से बेरोजगारी की कगार पर आ गए और कई बड़ी कंपनीज ने अपने अपने ऑफिसेज में बड़े तौर पर छटनी भी की है। तो ऐसे में जब किसी भी इंसान के पास में आमदनी का कोई साधन नहीं है और ठीक है ईएमआई वो नहीं दे पा रहा लेकिन ब्याज तो वो बराबर दे रहा है। जैसे अगर मान लीजिए किसी महीने उसका 4,000 का ब्याज है ईएमआई पे और वो किसी भी वजह से कोरोना महामारी के चलते इनकम क्योंकि उसकी नहीं है, 1 महीने भी अगर वो ब्याज नहीं दे पाता है तो ये ब्याज अगले महीने बढ़ के, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज लगता है, अगले महीने बढ़ के ये 12 या 14,000 तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि ब्याज दरों में क्यों, वही प्रश्न मैं चंद्रसेन जी दोहरा रहा हूं क्योंकि कई लोगों ने हमसे इस बारे में बात भी की है कि ईएमआई में राहत देना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर राहत देनी थी, माफ करना ही था तो ब्याज दरों में राहत दी जाती या छूट दी जाती या उसे माफ किया जाता, तब असली राहत मिलती। जी बिल्कुल उमंग, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि लोगों को उम्मीद थी कि जो ब्याज दर बढ़े हुए हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है उसमें कुछ राहत मिलेगी, उसके परसेंटेज कुछ कम होंगे हाउस लोन के, लेकिन इस तरीके की कोई भी बात उन्होंने आरबीआई के गवर्नर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कही है। हालांकि लोगों को उम्मीद थी इस बात की कि कुछ ब्याज की दरों में कुछ कटौती जरूर होगी। जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा, लोगों को राहत तो जरूर थी लेकिन आरबीआई गवर्नर का एक बार फिर से आना, प्रेस वार्ता करना और रेपो रेट में कटौती करना, ठीक है कई उद्योग धंधों के हिसाब से या बड़े उद्योगपतियों के हिसाब से ये चीज सही हो सकती है, लेकिन अगर आम आदमी की बात करें तो उसे तो लगता है कि निराशा ही हाथ लगी है। फिलहाल आप हमारे साथ इस खबर पर आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और योगी सरकार के बीच बस पॉलिटिक्स ठंडी पड़नी शुरू ही हुई थी कि राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को बसों का बिल थमाकर इसे फिर से तूल दे दिया। आपको बता दें कि 36 लाख के इस बिल पर अब सियासत तेज होने लगी है। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती भी अब खुलकर बीजेपी के समर्थन में उतर चुकी हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि योगी सरकार के समर्थन में। मायावती ने ट्वीट करके कांग्रेस को जमकर खरी खोटी भी सुनाई है। मायावती ने राजस्थान पर या फिर राजस्थान सरकार पर घिनौनी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट किया कि राजस्थान की कांग्रेसी सरकार द्वारा कोटा से करीब 12,000 युवक युवतियों को वापस उनके घर भेजने पर हुए खर्चे के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार से 36,36,000 रुपए और देने की जो मांग की है वो उसकी कंगाली और अमानवीयता को प्रदर्शित करता है। दो पड़ोसी राज्यों के बीच में ऐसी घिनौनी राजनीति
अति दुखदाई है। और इतना ही नहीं, मायावती ने दूसरा ट्वीट करके कांग्रेस के कृत्य को अमानवीय करार दिया। उन्होंने लिखा कि कांग्रेसी राजस्थानी सरकार एक तरफ कोटा से उत्तर प्रदेश के छात्रों को अपनी कुछ बसों से वापस भेजने के लिए मनमाना किराया वसूल कर रही है, तो दूसरी तरफ अब प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश में उनके घर भेजने के लिए बसों की बात करके जो राजनीतिक खेल कर रही है, ये कितना उचित है और कितना अमानवीय है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच में बस की राजनीति ने अब एक अलग ही मोड़ ले लिया है। तो वहीं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा फोन लाइन पे मौजूद है। मनीष, जिस प्रकार से अब मायावती जी ने भी अब ट्वीट कर राजस्थान सरकार को आड़े हाथों लिया है, और बात सही भी है, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्थान में फंसे जो बच्चे थे, जो कोचिंग के लिए वहां आते हैं, उनके लिए कई बड़ी संख्या में बसें चलाई थी, लेकिन फिर भी कुछ बसें वहां पर कम पड़ गई थी और राजस्थान सरकार से मदद मांगी गई। उन्होंने मदद के नाम पर उस समय बस तो दे दी, लेकिन अभी तक उस बस के बिल की बात नहीं हुई थी। जैसे ही यहां पर बस का विवाद हुआ प्रवासी श्रमिकों का और राजस्थान सरकार की बसों को बैरंग वापस लौटना पड़ा, उसके तुरंत बाद 36 लाख रुपए के आसपास का यह बिल थमाना, क्या लगता है आपको कितना सही है और कितना गलत? बिल्कुल, अब आप इसी से समझ सकते हैं कि अभी कुछ देर पहले प्रेस वार्ता समाप्त हुई है जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और परिवहन मंत्री अशोक कटारिया, उन्होंने कहा कि उनका अंदाजा था कि 10,000 छात्राएं कोटा में होंगे और राजस्थान सरकार की भी जिम्मेदारी थी। वो देश के नहीं, वो उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे देश के विद्यार्थी थे, पूरे देश के छात्र थे और आपके राज्य में वो एक मेहमान के रूप में थे। आपकी जिम्मेदारी, जवाबदेही होती थी कि उनके बारे में पूरा देखभाल करें और खाने पीने सब चीज की कमी हुई और बच्चों के जो अभिभावक थे उनके वजह से दबाव हुआ, उनका आग्रह हुआ, तो सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए निःशुल्क उनको उनके घरों तक पहुंचाने के लिए लगभग 560 बसों को लेके वहां गए। अंदाजा था कि 10,000 होंगे, लेकिन छात्र छात्राओं की संख्या 12,000 थी, लिहाजा बसों की संख्या कम पड़ी, 94 बसें मांगी गई और राजस्थान सरकार ने कहा कि वो 94 बस देंगे, लेकिन उसके लिए शर्त वही है कि वो पेमेंट के आधार पर देंगे। अभी जो परिवहन मंत्री ने कहा कि 19 लाख रुपए रात में ही पे का भुगतान किया गया, उसके बाद 94 बसें आई और उन लोगों ने यहाँ तक पहुंचाया बॉर्डर तक। बॉर्डर से फिर और भी बसें आ गई थी उत्तर प्रदेश परिवहन की। तो उनका यही सवाल है कि कांग्रेस जो दोहरा चरित्र का प्रदर्शन कर रही है, एक तरफ 1,000 बसों को लेके वो फ्री में खड़े थे, 3 दिन तक नाटक नौटंकी चली, अब उन्हीं के सरकार की तरफ से भुगतान करने के लिए दोबारा ये भेजा गया। इन 57 लाख के आसपास का जो है ये पूरा टोटल पेमेंट है जो राजस्थान परिवहन को करना है। 19 लाख का पेमेंट हो चुका है, 36 लाख की दूसरे पेमेंट के लिए उन्होंने अब पत्र लिखा है जो एमडी हैं यहाँ के उत्तर प्रदेश परिवहन की जी। उसी पे ये प्रेस वार्ता हुई। मायावती का भी पलटवार है कि 12,000 छात्र युवक युवतियां वहां अध्ययन कर रहे थे, कोचिंग करने गए थे। कांग्रेस की सरकार एक तरफ 1,000 बस लेके खड़ी है, दूसरे तरफ पैसे मांग रही है। तो इसी से अंदाजा लग सकता है कि क्या हालात हैं, कितनी बदतर हालात हैं राजस्थान में। जो सरकार है उसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो निःशुल्क उत्तर प्रदेश की सीमा तक पहुंचा सके। दूसरे तरफ बसों को लेके वो फ्री में श्रमिकों की बात कर रहे थे। तो कहीं न कहीं पूरी तरह से नाटक नौटंकी थी और एक तरह से कहें कि जो सीधा आरोप यहाँ की सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, परिवहन मंत्री ने लगाया कि दोहरा चरित्र है। ये निःशुल्क पहुंचाने की बात थी, छात्रों से कोई वसूली नहीं कर सकता और सरकार ने ये सिद्ध किया उत्तर प्रदेश में कि उनको आगरा से लेके उनके जिलों तक पहुंचाया, निःशुल्क पहुंचाया। ऐसे में उनकी बड़ी नेता यानी प्रियंका गांधी 1,000 बसों को भेजती हैं उत्तर प्रदेश में श्रमिकों की मदद के लिए। जी मनीष, बिल्कुल यहाँ पर माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूँ। कई कांग्रेसी नेताओं ने यह बयान भी दिया था कि जो 1,000 बसें राजस्थान के बॉर्डर पर खड़ी हैं प्रवासी श्रमिकों को ले जाने के लिए, बहुत अच्छी बात है। पूरे भारतवर्ष ने, हर एक जनता ने उसकी तारीफ करी थी, कांग्रेस की तारीफ करी थी, प्रियंका वाड्रा की तारीफ करी थी, राजस्थान सरकार की भी तारीफ करी थी कि चलिए ठीक है 1,000 बसें आपने वहां पर लगा दी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश सरकार से उन बसों को अनुमति नहीं मिली, तब मदद देने का, मनीष जी, जिस प्रकार से हम ये समझते हैं कि अगर आपको किसी की मदद करनी है तो मदद हमेशा निस्वार्थ भाव से होती है। मदद में जहां पर पैसों का लेन देन आ जाता है तब वो मदद नहीं कहलाती, वो आपका फायदे नुकसान की बात वहां पर हो जाती है। तो आपको कुछ ना कुछ फायदा था और जाहिर सी बात है फायदा इस समय सिर्फ और सिर्फ वोटों का फायदा हो सकता है या फिर जनता को गुमराह करने का
फायदा हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ में। और यही फायदा यहां पर शायद कांग्रेस ने देखा, प्रियंका वाड्रा ने देखा, राजस्थान सरकार ने देखा। वरना 1000 बसों का जो उन्होंने मूल्य जो बताया कि करीब 1 करोड़ रुपए हमारे खर्च हुए, 3 दिन तक बस वहां खड़ी रही। ग्राउंड रियलिटी मनीष, आप लोगों ने भी वहां पर जाके देखी, हमने भी जाके देखी। वहां पर 12 घंटे तक बस के जो ड्राइवर कंडक्टर गए थे उनको पानी तक नसीब नहीं हुआ। और उसके बाद में अब राजस्थान सरकार का ये दोहरा चरित्र है कि 36,36,000 का बिल दिया गया है। हालांकि पूर्व में 19 लाख रुपए वो पहले ले चुके हैं। क्या लगता है मनीष जी आपको? अब आप इसी से अंदाज की एक्सपोज हो गए, पूरी कांग्रेस पार्टी जो है एक्सपोज हो गई, और इसी एक्सपोज को करने के लिए ये प्रेस वार्ता हुई और पूरे देश में ये संदेश गया है कि जो एक तरफ प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश को संबोधित करते हुए दोबारा अपील की थी कि आज अगर शाम तक बसें चली जाती हैं तो 62-62 हजार से ऊपर श्रमिक पहुंच गए होते। सरकार ने जानबूझ के फिटनेस का सर्टिफिकेट नहीं दिया, तमाम बहानेबाजी की, सारी चीजें की, अड़ंगा की। लेकिन अब एक सवाल है कि अभी कुछ देर पहले उमंग आपके राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी कुछ जो उत्तर प्रदेश से बसें गई थी छात्रों को लाने, उनके बारे में भी कुछ पेपर जारी किया और दिखाया है कि किस तरह की बसें उसमें फिट नहीं थी, फिर भी वो आने दिया गया और छात्र खुल गए। सवाल इस समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं था। अगर आपको कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश लड़ रहा है, ऐसे में अगर आपके पास इतना तो साधन था, इतना तो पैसा होना ही चाहिए, सारी निधियों को बंद कर दिया गया है, सारे फंड डाइवर्ट करके कोरोना से लड़ने की तरफ में सारी सरकारें लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से बड़ा प्रदेश है और लिहाजा यहाँ जो भी चीजें हो रही हैं वो निःशुल्क हो रही हैं। आपको लगा भी होगा कि 12,000 छात्रों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके घरों तक निःशुल्क पहुंचाया है। वहीं 94 बसें अगर मांगी गई राजस्थान से, और इस आधार पर क्या मानवीय आधार नहीं होना चाहिए? राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो कोटा में जो छात्र गए हैं उन छात्रों के उनके यहाँ एक तरह से वो मेहमान के रूप में है, उनकी तो दोहरी जिम्मेदारी थी। बिल्कुल मनीष जी, और सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ तो आप 1 करोड़ रुपए खर्च करने की बात आप करते हैं कि हमारे 1 करोड़ रुपए लग चुके, 1000 बसें हमारी बॉर्डर पर खड़ी हैं, और दूसरी तरफ उन छात्रों के लिए जो बसें आपने लगाई वो भी पूरी नहीं लगाई। कुछ बसें आपने लगाई हैं, शायद 90 या 92 या हो सकता है 94 बसें आपने लगाई हैं। उसका एक तो आपने डीजल का पैसा मांगा, फिर आप 36,36,000 का बिल अलग से आप भेजते हैं। हालांकि उसका भी भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना महामारी के इस दौर में जहां कई भामाशाह, कई एनजीओस और कई लोग अपने अपने हिसाब से, अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से तमाम राज्यों में सरकार की मदद कर रहे हैं, कोविड के फंड में पैसे डाल रहे हैं, और यह सूचना है कि लगभग 300 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के पास में कोविड फंड के भी आ चुके हैं। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए बसों के 36 लाख रुपए वसूलना कहां तक उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। और देखिए, जो मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये बात कही गई थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि आप खुद देख सकते हैं कि जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सभी निधियों को बंद करके केवल एकमात्र हमारा लक्ष्य पूरी प्राथमिकता के साथ कि हम कोरोना को कैसे रोकें, उसके प्रसार को रोकना है, तमाम जो इलाज हो सकते हैं, लोगों की मदद हो सकती है। अब 25.5 लाख से ऊपर यहाँ प्रवासी श्रमिक आने हैं, उनके देखभाल, रोजगार के बारे में हम सारी व्यवस्था में लगे हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी जो ये आज सिद्ध हो गया कि ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित था और कहीं न कहीं ये प्रवासी श्रमिकों के नाम पे राजनीति हो रही थी, और इसका लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरह से ये 3 दिनों तक ये सारी ड्रामेबाजी हुई, जो बॉर्डर पर बसें आई। आपको बता दूं, जो उन्हीं के रोहित चौधरी राष्ट्रीय सचिव हैं, आपको याद होगा, उन्होंने खुद अपना वीडियो बना के बसों के पास खड़े होकर कहा था कि ये 1 दिन का किराया, ये जो खड़ी बसें हैं, एक बस का 16,000 रुपए है, खड़ी बसों का 24 घंटे का। 3 दिन हो गए, 4 करोड़ से ऊपर भुगतान करना होगा अगर आज भी अनुमति नहीं मिलती है। अब आप बताइए कि 4 करोड़ रुपए अगर आप भुगतान कर सकते हो और 57 लाख रुपए आप उत्तर प्रदेश की सरकार से मांगते हो, और आप जो पार्टी की शीर्ष नेतृत्व है राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, वो 1000 बसें लाकर उत्तर प्रदेश की सीमा पर खड़ा करती हैं कि इनको प्रवेश दीजिए, अनुमति दीजिए ताकि श्रमिकों की मदद हो सके। एक तरफ निःशुल्क के लिए आप प्रदर्शन करते हो, दिखाने के लिए देश के आम लोगों के बीच कि देखिए हमारी तो मंशा है कि हम मदद करें, श्रमिकों की मदद करें बसों को भेज के, लेकिन दूसरी तरफ आप राजस्थान में जो छात्र उत्तर प्रदेश के थे
उनके लिए आपने कहा कि आपको भुगतान करना होगा, और रात में जब भुगतान होने के बाद ही बसें उपलब्ध हुई। ये सीधा कहा है अभी परिवहन मंत्री ने कि जब हमने भुगतान कर दिया और रात में दफ्तर खोल के वो आरटीजीएस हुआ है, वो पूरा पत्र है, वो जो आरटीजीएस नंबर है, जब सरकार राजस्थान परिवहन जो विभाग है उसके खाते में पैसे ट्रांसफर हुए उसके बाद बसें आई हैं। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं। और लोग आज एक तरह से कांग्रेस की जो राजस्थान की सरकार है वो पूरी तरह एक्सपोज हुई है, कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हुई है, और इसीलिए परिवहन मंत्री ने कहा कि इनका दोहरा चरित्र है जो सबके सामने आ गया। बिल्कुल मनीष जी, आपने सही कहा। और अब देखने वाली बात यह है कि ये बस की और बिलों की जो ये राजनीति अब क्या कुछ रुख अख्तियार करती है। फिलहाल आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और यह धमकी पुलिस मुख्यालय के व्हाट्सएप नंबर पर भेजी गई। जिस नंबर से धमकी भरा मैसेज आया, पुलिस ने उस नंबर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है और इस मैसेज में योगी आदित्यनाथ को एक खास समुदाय का दुश्मन बताते हुए धमकी दी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस के 112 मुख्यालय में गुरुवार देर रात लगभग 12:30 बजे एक व्हाट्सएप मैसेज आया और यह मैसेज यहां के सोशल मीडिया डेस्क के नंबर पर आया था। अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई भी की। पुलिस ने बताया कि धमकी मोबाइल नंबर से आई थी। पुलिस ने इस नंबर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है और अब रिकॉर्ड निकाला जा रहा है कि यह नंबर किसके नाम दर्ज है। अधिकारियों ने बताया कि गोमती नगर थाने में धारा 505(1), बी 506 और 507 के तहत केस दर्ज किया गया है। खास बात यह है कि इस मामले में जरा भी देरी नहीं की गई। मैसेज रात में 12:32 पर आया और थाने में महज 19 मिनट के अंदर 12:51 पर एफआईआर भी दर्ज करा दी गई। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, कोविड महामारी, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच में बसों का विवाद, किराए का विवाद और अब एक और नई मुसीबत आ गई। योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, क्या कहेंगे? उमंग, कल रात को 12:30 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस के मुख्यालय में सोशल मीडिया के व्हाट्सएप नंबर पर योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई और धमकी देने वाले व्यक्ति ने यह कहा कि योगी खास समुदाय के जान के दुश्मन है, इसलिए मैं बम से उड़ा देगा। और इस धमकी के ठीक 19 मिनट के बाद उस नंबर पे एफआईआर कर ली गई है और उसमें धाराएं लगाई गई हैं। धारा 506 है, 507 है, 505 है और लखनऊ के गोमती नगर थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। 12:32 में फोन आया था और 19 मिनट के अंदर 12:51 के अंदर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही वो व्यक्ति आरोपी गिरफ्तार होगा। अधिकारियों से मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि मामले में कोई ढील न देते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और धमकी देने वाले आदमी की तलाश हो रही है, जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा और तुरंत इस कार्रवाई में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली और बहुत जल्द आशा है उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा और उससे पूछताछ भी होगी कि आखिर इतना क्या गुस्सा उसके अंदर भरा है जो वो इस प्रकार की धमकी दे रहा है। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।